आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 वेकअप सेशन जो कि AFNS और AMC की तैयारी के लिए आपको डॉक्टर अब्दुर्रहमान यानी कि मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ। तो आज आपको पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिमेनिंग पोर्शन है और इसी तरह वर्बल और नॉन वर्बल को क्लियर करेंगे। लेक्चर 2 में हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर करवा दूँगा। इस चीज़ को आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। तो स्क्रीन आपके पास यहाँ पे शो हो रही होगी। देखें, जो कंपैरिजन आपको बताया गया था ना कि जो रिएक्टिविटी आर्डर है वो इनका क्या होता है, यानी कि अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, फिर इसी तरह बेंजीन भी हमारे पास आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है ना, रिएक्टिव होने का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ जल्दी रिएक्शन शो करवाती है, ठीक है, यानी कोई अगर इसके पास रिएक्टेंट आएगा ना, ठीक है, तो ये उसके साथ मिलके प्रोडक्ट बना देगी। तो इस आर्डर को आपने याद रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अल्कीन्स का होता है, फिर अल्काइंस, अरोमेटिक्स यानी कि बेंजीन्स वगैरह, और इसके बाद अल्केन्स, ठीक है। अब इसके रीज़न मैं आपको अभी समझाऊंगा कि ये होता क्यों है। चलो यहीं पे हम कर लेते हैं। देखें, जो अल्कीन्स होती हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर एक लिख रहा हूँ तो ये अल्कीन बन गए ना, सिंपल अल्कीन है हमारे पास। इसके पास क्या है, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अगर इसको हम वैसे बनाए ना तो आपने इसका वो स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा होगा कि जो है वो पाई बॉन्ड इस तरह बन रहे होते हैं, ठीक है, साइडों के ऊपर, और फिर दरमियान में जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है। बहरहाल मैं यहाँ से आपको सिंपल समझाऊँगा कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और एक है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जब भी कोई चीज़ इसके पास आती है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, तो इसका जो पाई बॉन्ड होता है ना, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक और सिंपल फॉर्म में आपको शो करवा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो इसका पाई बॉन्ड होता है ना, ठीक है, ये फ्रीली अवेलेबल होता है, यानी कि कोई चीज़ इसके साथ रिएक्ट करने के लिए आएगी तो ये कहेगी ठीक है जी, मैं हाजिर हूँ, मुझसे आप रिएक्शन कर लो, ठीक है। तो जब इसके लिए यानी कि इसकी अवेलेबिलिटी है तो रिएक्शन ये जल्दी देती है। इस तरह इसकी जो रिएक्टिविटी होगी ना, वो हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, सबसे। अब इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर अल्केन्स हैं, अल्केन में क्या होता है, H3CCH3। ये चीज़ मैं इसलिए क्लियर करवा रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ क्या है, सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, ठीक है। जो पाई बॉन्ड है ना, वो फिर भी अवेलेबल हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपने FSC में पढ़ी हुई हैं, मैं या ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। बस इतना समझ लें कि जो सिग्मा बॉन्ड है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना इतना पॉसिबल नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं ये टूटता, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि हम कोई कैटलिस्ट ऐड करते हैं या कोई टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह मेंटेन करते हैं, तो इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी है वो है कम। अब अगर अल्काइंस की बात की जाए, अब आप लोग कहेंगे कि सर जो अल्काइंस होते हैं ना, इसमें जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर तो देखें एक जो है ना वो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, 2 जो हैं वो पाई बॉन्ड हैं, तो इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिविटी है वो तो फिर अल्काइंस की होनी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे जो ऊपर ये रिएक्टिविटी आर्डर पढ़ा था, जो मैंने आपको ये दिखाया था, ये वाला, इसमें अल्कीन्स को हमने सबसे पहले रखा था, फिर अल्काइंस, फिर अरोमेटिक कंपाउंड्स और फिर अल्केन्स से। तो इसकी रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ कि देखें, जब अल्काइंस है ना, इसमें 2 पाई बॉन्ड तो आ रहे हैं, ठीक है जी, मान लिया, लेकिन ये जब पाई बॉन्ड आ जाते हैं ना, ये सारा इसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो इसे अवेलेबल होना चाहिए कि ये ईज़िली अवेलेबल हो जाए जब कोई चीज़ इसके साथ रिएक्ट करने के लिए आए, लेकिन होता क्या है कि ये ना एक किस्म का ऐसा समझ लें जैसे कि हजूम है ना, क्राउड बन जाता है, ठीक है। तो ये क्राउड की वजह से रिएक्शन करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता जल्दी से, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है। इसके आप जब स्ट्रक्चर्स देखते हैं ना, जब इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखा जाता है
तो उसमें भी चीज़ वाज़े हो जाती है कि दो पाई बॉन्ड होने की वजह से जो है जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होते कि उनके साथ रिएक्शन किया जा सके। आपको ये बात समझ लग रही है? मुझे काइंडली यहाँ मैसेज पे बताएं। मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। चलें मैं एक बार फिर इसको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। अल्कीन्स में क्या हो रहा था, एक पाई बॉन्ड था, एक सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है। सिर्फ एक पाई बॉन्ड होने की वजह से वो ईज़िली अवेलेबल था, इसलिए उसकी जो रिएक्टिविटी है वो है ज़्यादा। लेकिन जो अल्काइंस हैं इसमें दो हमारे पास पाई बॉन्ड हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। जब पाई बॉन्ड दो आ गए ना, इसने क्या किया है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना जो कि रिएक्शन कर सकते थे उनको इन्होंने घेर लिया, ठीक है। तो इसलिए जो है ना पॉसिबल नहीं है कि ये ज़्यादा रिएक्शन शो करवाए, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी अल्कीन से कम है। फिर इसके बाद जो बेंजीन होता है, ठीक है, बेंजीन का भी आपको बता देता हूँ। यह आपने स्ट्रक्चर इसका पढ़ा होगा बेंजीन का। अच्छा यहाँ पे ड्रा जैसे सही तरह होता नहीं है तो इसके लिए माजरत है, क्योंकि हमारे पास जो लिखने वाली चीज़ है ना वो ऐसे ही है। बहरहाल ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें फिर आपके पास वो डबल बॉन्ड भी आ रहा होता है। अब इसमें भी पाई बॉन्ड्स तो हैं, ठीक है, लेकिन मसला ये बनता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये एक ही जगह पे नहीं होते, ये पूरे रिंग के अंदर जो है ना वो घूम रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि डी लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। डी लोकलाइज का मतलब क्या है, मैं आपको ना इसके एग्जांपल देता हूँ। आप ना किसी के घर जाते हैं, ठीक है, अगर आपको पता है कि वो बंदा हर टाइम अपने घर अवेलेबल रहेगा, फिर तो आप जब भी जाएंगे उसे मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो बंदा घूमने फिरने वाला है, ठीक है, यानी वो डी लोकलाइज्ड है, वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठता, तो क्या आप जब भी जाएंगे तो उससे मिल सकेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये एक जगह पे टिक के नहीं बैठते, ये पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, डी लोकलाइज्ड होते हैं। ये लाइन आपकी बुक में लिखी होगी, तो इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको होप्स हो के समझ लगी होगी। चलें अब हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 3। पिछले पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। आज जो इंटेलिजेंस का हमने पोर्शन पढ़ना है, ओके, तो आज हम ब्लड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन ये आपका टाइम भी कंज्यूम करते हैं। क्यों टाइम कंज्यूम करते हैं? क्योंकि आपको सोचना पड़ता है इनके ऊपर, जल्दी सोल्व नहीं कर सकते आप इनको। इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी हैं, ठीक है, वो भी आपको बताए जाएंगे। तो ब्लड रिलेशनशिप में ना आपने कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी हैं। वैसे आप क्योंकि हम एक मुआशरे में रह रहे हैं, हमें पता होता है कि ये हमारे क्या है, फादर मदर, उसके फिर क्या कहते हैं, ये अंकल है, ये आंट है, फिर सन डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना पता होती हैं आपको। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ना यहाँ पे ये एक जिसे कहते हैं ना शजरा नस्ब क्या है, तो वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये है हमारे पास एक मेल, ये है एक फ़ीमेल, इन दोनों की हुई है शादी, और इनके आगे ना ये है इनकी एक डॉटर है और ये इनका एक बेटा है। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ को आपने याद रखना है, ओनली सन। ओनली सन का मतलब क्या है कि सिर्फ एक बेटा है, यानी आपके ख़ानदान में अगर कोई ऐसा है कि जिसका सिर्फ एक बेटा है, तो आप ये कह सकते हैं इंग्लिश में कि उसका सिर्फ ओनली सन है, सिर्फ एक बेटा है, यानी कि ज़्यादा बेटे नहीं है, सिर्फ एक बेटा है। और इसी तरह अगर ओनली डॉटर हो तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ उसकी एक बेटी है, यानी जहाँ पे ओनली लग गया ना तो समझ लीजिएगा कि सिर्फ उसका एक बेटा या एक बेटी है। अब जी ये इनके दो बच्चे थे, ये सन है, ये डॉटर है, ये दोनों आपस में क्या लगे, सिस्टर ब्रदर लगे, ठीक है, या इन्हें हम सिबलिंग्स भी कह देते होते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो लड़का था ये जवान हुआ, इसकी हुई शादी एक लड़की से। जब शादी हुई तो जो इसकी जिसके साथ यानी इसकी शादी हुई है, ये जो लड़की है ये इसकी क्या है, वाइफ, ठीक है। और इसी तरह जो लड़की थी इसकी भी शादी हुई तो ये इसका क्या है, हस्बैंड, ठीक है। अब ये तो हमें समझ लग गई, ये सिंपल चीज़ है। मुझे अब ये बताएं कि ये वाला जो लड़का है, ये वाला,
जिसके बाल बिखरे पड़े हैं, जिसकी कि शादी हुई थी इस कपल की डॉटर से, ठीक है। तो इसका रिलेशन इनसे क्या है, ठीक है। इसका रिलेशन क्या होगा भाई, ये इनका दामाद लगेगा ना, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे, ये है इनका सन इन लॉ, ठीक है। इसी तरह जो बेटा था, इसकी शादी हुई थी एक लड़की के साथ जो कि इसकी वाइफ थी, तो इसका रिलेशन इनके साथ क्या है, डॉटर इन लॉ। ओके, होप्स हो गई बात, आपको समझ लग गई है। अब इसी तरह जो है ना, अब इनके आगे बच्चे होंगे। अब ये जो लड़का था, इसका फिर आगे हुआ जी एक बेटा। तो ये जो इसका बेटा हुआ है, इसका रिलेशन इनके साथ क्या है, ये जो हमारे पास ऊपर वाले हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि इनके साथ इनका रिलेशन क्या है। इनके साथ इनका रिलेशन ये होगा कि ये जो बच्चे हैं ना, ये इसका बेटा या इसकी बेटी या बेटा, ये इनके क्या लगेंगे, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। ओके, इसी तरह इनका जो रिलेशन है इनके साथ, ये जो बड़े थे इनके, ये इनके क्या लगेंगे, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। ओके, अब ऐसा भी होता है, एक रिलेशन आपने और अंडरस्टैंड करने हैं, समझ लग रही है आपको, साथ साथ बताते रहा करें रिएक्ट करके, ठीक है ना। ओके, ये चीज़ें आपको वैसे ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक बार ये रिफ़्रेश हो जाए, आगे चल के आपके पास इस तरह के MCQs आने हैं जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अब जो है ना, यहीं पे हम आ जाते हैं, ये जो ऊपर हमारे पास ये हम पढ़ रहे थे, ये लड़का है, ठीक है। अब ये जो इसकी मदर थी, अगर इसकी यहाँ पे सिस्टर है, तो वो इस लड़के की क्या लगेगी, यानी कि मदर्स सिस्टर, इसकी क्या लगेगी, मैटरनल आंट, ठीक है। ये मैं आपको ना अभी अगली स्लाइड पर समझाता हूँ। ये देखें कि फादर मदर यानी कि पेरेंट हम कह देते हैं, सन डॉटर चाइल्ड हैं, ब्रदर सिस्टर आपस में सिबलिंग्स होते हैं, अंकल आंट जो हैं ये या तो पैटर्नल हो सकते हैं, ठीक है, या ये मैटरनल हो सकते हैं। पैटर्नल का मतलब ये होता है, पैटर्नल यानी कि बाप जो है, यानी कि जो फादर है उसका भाई, ठीक है, या उसकी सिस्टर, यानी उस साइड से जो रिलेशंस होंगे ना वो होंगे पैटर्नल। और मैटरनल क्या होंगे, जो मदर की तरफ से होंगे। होप्स हो गए बात आपको समझ लगी होगी। आगे हम चल के ज़रा इसके MCQs डिस्कस करते हैं तो आपको मज़ीद समझ लगेगी। चले जी, अब आपने इसका आंसर करना है। अली इज़ द सन ऑफ बिलाल, बिलाल इज़ द ब्रदर ऑफ रिहान, हाउ इज़ रिहान रिलेटेड टू अली। आप लोग आंसर करें, फिर मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा। यहाँ पे चैट पे आप लोग लिख के बताएंगे। ओके, तो आप बच्चे कह रहे हैं कि जी अंकल, इसका आंसर आएगा अंकल। अब इसकी रीज़न क्या है, देखें क्वेश्चन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करें। आप लोगों ने ना एक ट्रिक याद रखना है कि जहाँ पे ये ऑफ लिखा होगा ना, इसको आप सर्कल कर लें, ठीक है। वैसे वहाँ पे ये है कि आपके पास कोई रफ अमल के लिए चीज़ नहीं होगी, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए ना आप इसको कर सकते हैं ताकि आपके लिए चीज़ें ईजी रहें। अब ये वाला जो ऑफ है ना, इसके बाद ये वाली जो स्टेटमेंट है, यानी कि इसको आप 1 का नंबर दे लें, इसको आप 2 का नंबर दे लें। ये एक ट्रिक है इसका करने का, ब्लड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस को क्या करना है, आपने ऑफ जितने भी हैं ना उनको सर्कल कर लेना है, और उसके बाद आपने पिछली साइड से स्टार्ट करना है, यानी इस साइड से, ये वाली साइड से इनको नंबरिंग देनी है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, बिलाल इज़ द ब्रदर, ठीक है। बिलाल क्या है, ब्रदर है रिहान का, ठीक है, यानी बिलाल क्या है, ब्रदर। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो ये दिमाग में सारी चीज़ें हम सोल्व कर लेते होते हैं। और बिलाल सन है किसका, अली का। ओके, अच्छा, बिलाल का जो रिलेशन है अली के साथ, अलीज़ सन,
तो अब हम रिलेशनशिप बताएंगे कि जो रिहान है वो अली से किस तरह से रिलेटेड है। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि बिलाल जब अली का फादर हुआ, ठीक है, तो बिलाल का भाई क्या लगा, उसका चचा लगा, ठीक है, अंकल। तो सिंपल सी चीज़ है, आप जो है ना ये ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। ये है कि इस तरह चीज़ें काफ़ी आपको लिखनी पड़ेंगी, बहरहाल यहाँ पे आप ना ही अप्लाई करें तो बेटर है, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आप ना, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, एक देसी तरीका। आप अपनी फैमिली को इमेजिन कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि आपके भी जो है वो अंकल होंगे, आंटियाँ होंगी, ब्रदर सिस्टर, सब चीज़ें होती हैं। तो आप ना अपने हिसाब से उनको फॉलो कर लिया करें कि अच्छा मेरी फैमिली में अगर कोई है तो वो मेरा क्या रिलेटिव लगता है। तो इस तरह से आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सारा इज़ द सिस्टर ऑफ अहमद, यानी सारा अहमद की बहन है, और अहमद जो है ये फादर है हिना का। तो सारा का रिलेशन क्या हुआ हिना के साथ, आंसर करें इसका। इजी क्वेश्चंस हैं, शाबाश। तो इसका आंसर बच्चे यहाँ पे दे रहे हैं 8। जी हाँ, ऐसा ही होगा। अगर अहमद जो है वो हिना का फादर है, ठीक है, तो उसकी सिस्टर यानी कि अहमद की जो सिस्टर है वो उसकी हिना की क्या लगी, आंट लगी, यानी कि खाला। खाला के पुप्पो बताएं। अभी मैंने आपको एक टर्म बताई थी इंग्लिश में, मैटरनल और पैटर्नल वाली, पुप्पो लगी, ठीक है, यानी कि ये इसकी पैटर्नल आंट है। तारिक इज़ द फादर ऑफ जमाल, जमाल इज़ द ब्रदर ऑफ आमिना। आपने इसको उर्दू में समझा करें चीज़ों को, ठीक है भाई। जब मैंने टेस्ट दिया था मेरा तरीकाकार यही था कि पहले इसको उर्दू में अंडरस्टैंड करता था, फिर उसका आंसर देता था। ये इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा सा ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। जमाल जो है वो फादर है तारिक का, और जमाल आमिना का भाई है, और आमिना जो है ये मदर है जोया की। अब देखें इस तरह के कम्प्लेक्स एमसीक्यूज़ हैं, ये अगर आप इनको ज़्यादा दिमाग फुल नहीं लगाएंगे ना, या आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो वहाँ पे आप वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके एक एक 2-2 मिनट ले जाएंगे। तो अब इसको सोल्व करें, यहाँ पे आंसर करें। ओके, तो बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं ग्रैंड फादर। देख लेते हैं, ऐसा ही है जी। देखें तारिक जो है वो जमाल का फादर है, और जमाल क्या है, ब्रदर ऑफ आमिना, ठीक है, और आमिना जो है ये मदर ऑफ जोया है। तो तारिक जो है ये जोया का ग्रैंड फादर हुआ। होप सो के सवाल आपको समझ लगा होगा। अगर किसी को समझ नहीं लग रही तो काइंडली मुझे यहीं पे पूछें। ओके, अगला क्वेश्चन है। जैन सेज द गर्ल इन द पिक्चर इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर। अब देखें ये ओनली सन लिखा हुआ है। ओनली सन का मतलब मैंने क्या बताया था कि सिर्फ एक बेटा है, ठीक है, ओनली वन, ठीक है, यानी इसके अलावा नहीं है कोई भी। हु इज़ द गर्ल इन द पिक्चर टू जैन। अब ये बड़ा जो है ना वो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगेगा, लेकिन मज़े का सवाल है, इसको अंडरस्टैंड करें। जो पिक्चर में लड़की नज़र आ रही है ना, वो बेटी है किसकी, यानी कि जो ये ऐसे कह रहा है कि जो मेरा बाप है ना, ठीक है, उसका सिर्फ एक बेटा है, यानी कि अगर मेरे बाप का एक बेटा है तो मैं खुद हुआ ना, ठीक है, और उस बेटे की जो डॉटर है, बेटी है, वो मेरी क्या लगी, डॉटर लगेगी। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप देखें यहाँ पे, ओनली सन ऑफ माय फादर, यानी कि जैन हिमसेल्फ वो खुद है, तो उसके यानी कि जो लड़की है वो जैन की डॉटर लगी। समझ लग गई ना बच्चों। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं जी रिपीट कर दें। यहाँ पे मैंने आपको एक टर्म अंडरस्टैंड करवाई है कि ओनली सन को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब एक जो है ना वो आदमी है, उसका सिर्फ एक बेटा है, यानी ये जैन कह रहा है, आप पहले इस चीज़ को देखें कि जैन कह रहा है कि जो मेरा फादर है ना, ठीक है, यानी जो मेरा वालिद है या मेरा बाप है, उसका सिर्फ एक बेटा है। तो बेटा कौन हुआ, वज़ैन खुद हुआ ना, ठीक है। तो इस बेटे की जो बेटी है वो जैन की क्या लगी, यानी अगर जैन खुद इसका बेटा था तो जैन की बेटी इसकी बेटी लगेगी भाई। सिंपल, समझ लग गई।
होप्स हो कि आपको समझ लगी होगी। आगे चलते हैं, इस तरह के और क्वेश्चंस भी आएंगे। अच्छा, ए सेज टू बी यू आर द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू बी। यानी ए जो है ना वो बी को कह रहा है कि आप बेटे हो मेरे फादर के, सिर्फ एक जो बेटा है उसका, उसके। यानी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आप ना क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एंड से पढ़ना शुरू करा करें, ठीक है, फिर आपके लिए इजी रह जाएगा। ए अब बी को क्या कह रहा है कि जो मेरे वालिद का सिर्फ एक बेटा है ना, ठीक है, तो वालिद का एक बेटा खुद कौन हुआ, ए खुद हुआ ना, समझ लगी। पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, यानी कि ए जो है वो खुद अकेला बेटा है, तो इसका जो बेटा हुआ ए का बेटा, वो बी का क्या लगेगा। अब इस चीज़ को देखें, यहाँ पे हमारे पास है जी फादर, अंकल, ग्रैंडफादर, ब्रदर, तो ये फादर इसका लगेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिस की नीड है इसमें। अब इसमें ऑप्शंस हमारे पास गिवन नहीं है, अगले क्वेश्चंस में जस्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो आपने खुद इसमें फाइंड करना है। अली इज़ द सन ऑफ सारा, सारा इज़ द सिस्टर ऑफ अहमद, हाउ इज़ अहमद रिलेटेड टू अली। एक आपको चीज़ बताऊं, आपने बस क्या किया करना है, जो पहले बंदे का नाम दिया हो ना, जिसका रिलेशनशिप पूछा गया है, उसको पहले हाईलाइट कर लें, ठीक है, फिर एंड से जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू करें। अहमद की जो सिस्टर है उसका नाम क्या है, सारा, ठीक है, और अली किसका बेटा है, सारा का, ठीक है। तो अब रिलेशनशिप क्या हुआ, यानी कि ये सारा और अहमद क्या थे, आपस में बहन भाई थे, ठीक है। तो ये अहमद अली का क्या लगा, क्योंकि सारा का बेटा है, तो ये इसका क्या लगा, यानी कि इसका रिलेशनशिप आपस में मिटरनल अंकल का आएगा, ठीक है। अहमद क्या इसका होगा, अली का मिटरनल अंकल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, सना सेड ही इज़ द हस्बैंड ऑफ माई आंट्स ओनली डॉटर। पहले तो अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि भाई माई आंट्स ओनली डॉटर, वैसे ये ना थोड़ी सी स्टेटमेंट आगे मिसिंग है, बहरहाल हम देख लेते हैं कि मेरी खाला जो है ना उसकी जो बेटी है, सना की क्या लगेगी, खाला की बेटी क्या लगती होती है, कज़न होती है ना, ठीक है। तो कज़न का जो हस्बैंड है, उसका जो खावंद है, वो सना का क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा, ठीक है। यानी कि कज़न का जो हस्बैंड होता है वो क्या लगता है, ब्रदर इन लॉ होता है। तो इसका ये आंसर आ गया। फिर आगे चलेंगे। ओके, एक बच्चे ने कहा हुआ जीजू यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस आएंगे नहीं बच्चे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल अली सेड, यानी एक लड़की की तरफ इशारा कर रहा है, और क्या कौन रहा है, अली। पहले अली को हाईलाइट कर लेते हैं। शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली ब्रदर्स वाइफ। अब देखें ये कितना थोड़ा कम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है। हम क्योंकि एंड से स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू करेंगे, ओनली ब्रदर्स वाइफ, इसका क्या मतलब है, यानी कि जो माई फादर्स ओनली ब्रदर्स, मेरे बाबा के सिर्फ जो एक भाई है मेरे बाबा का, उसकी बीवी, ठीक है। तो शी इज़ द डॉटर, मतलब ये है कि जो इसके अब्बू का भाई है वो अली का क्या लगेगा, चचा, ठीक है। तो उसकी आगे वाइफ का क्या दिया गया, ये वैसे कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। वो बेटी इसकी हो या इसकी हो, है तो सेम चीज़ ना। तो ये अली की क्या लगेगी, इनकी बेटी, कज़न लगेगी, ठीक है। तो होप्स हो कि इसको समझाने की और ज़रूरत नहीं है। हिना सेड, वैसे ये जो है ना ब्लड रिलेशनशिप वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनको लड़कियां सीधी तरह सोल्व कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें सारा पता होता है। लड़के बेचारे बोले होते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का। अच्छा, हिना सेड द मैन इन द फोटो इज़ माई मदर्स हस्बैंड्स ब्रदर। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। ये कह रही है कि जो पिक्चर में बंदा नज़र आ रहा है ना आपको, ये मेरी माँ के हस्बैंड के भाई, यानी कि इसकी मम्मा के जो हस्बैंड हैं
वो इसके बाबा लगे, ठीक है। तो जो बाबा के भाई हैं वो इसके क्या लगे, बताएं ज़रा, अंकल। ओके, चलें इसी तरह हम अगला क्वेश्चन करेंगे, आखिरी क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ बॉय सारा सेट ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द बॉय टू सारा। इसको मैं नहीं समझाऊंगा, इसका आप आंसर खुद देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके जी, इसका बच्चे कह रहे हैं फादर, बच्चे नहीं, इसका ब्रदर आंसर आएगा, ठीक है। समझाने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल में, समझ लगी आपको। ओके, अच्छा बच्चे अब यहाँ तक मुझे बताएं, समझ लगी है आपको। मैं एक मिनट आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। अगर किसी को बात समझ नहीं लगी तो बताएं मुझे, अच्छा सा ज़रा रिएक्ट कर दें ताकि मुझे पता लग सके कि कितना अच्छा आपको समझ लगा है। ओके, वेल डन, शाबाश बच्चे। ये कंफ्यूजिंग नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वेश्चंस को बस ना आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इजी रहें। इंशाल्लाह आगे चल के भी हम इनकी जो है आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए लास्ट वाला मैं समझा देता हूँ आपको। देखें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसमें वो कह रहा है कि जो ही इज़ द, 1 मिनट, इसको एक लड़के की तरफ इशारा किया सारा ने, वो कह रही है कि ये सन है ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, यानी कि इसके जो दादा है ना उनका एक बेटा है, सिर्फ एक बेटा, यानी कि दादा का बेटा क्या लगा इसका, 1 मिनट, तो अगर उसका सिर्फ एक बेटा है तो इसका फादर लगा ना सारा का, ठीक है। तो इसका जो सारा के अब्बू का जो बेटा होगा वो सारा का क्या लगेगा, भाई लगेगा। समझ लगी बात की, यानी कि इसके जो दादा का सिर्फ एक बेटा है, जब एक बेटा है तो ये उसकी बेटी हुई ना सारा, तो इसका जो बेटा होगा, जो इसका यानी कि इसके ग्रैंडफादर के सिर्फ एक बेटे का बेटा था, वो इसका ब्रदर लगेगा। होप्स हो के बात समझ लगी होगी, इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, तो आगे नॉन वर्बल का पोर्शन करेंगे। आज जो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हैं ना, ये आपको थोड़ा सा हिला देंगे, आपको पता लगेगा कि नॉन वर्बल में किस तरह की चीज़ें आती हैं। आज है ना हम इसकी सीरीज़ वाले ही कुछ करेंगे, इसमें पैटर्न वगैरह जो फॉलो हो रहे होते हैं उसको हम देखेंगे। इसमें आपके पास शेप्स गिवन होंगी, आपने जो है उनका आंसर देना होगा। प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस सिर्फ आपको करवाई जाती है और वहीं से चीज़ों को समझाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले का आंसर करें, जल्दी से ज़रा देख लेते हैं आपको समझ लगी है कि नहीं। ये ऐसे समझ लें कि क्वेश्चन ये ना इस तरह से है, ये 5 आपको पिक्चर्स गिवन है और छठी पिक्चर आपने बतानी है कि वो कौन सी है। अब तलाश करें इसमें से कौन सा आंसर बनेगा। चलें बच्चों ज़रा आंसर करें जल्दी से। ओके चले मैं अब आपको समझा देता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2, कुछ कह रहे हैं 3। पहले आप ये डायग्राम देखें, दोनों साइडों पे ये जो निशान लगे हुए हैं ये पूरे हैं। डायग्राम बी देखें। अब इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, जो ये वाली साइड है ना, यानी मेरा लेफ़्ट हैंड यहाँ पे बन रहा है, ये पूरी है, और जो राइट साइड पे है ना, यहाँ पे एक कम हो गई है शेप, और इसकी जगह क्या लगा दिया उन्होंने, ये एक लाइन लगा दी है इस तरह की, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही हो, अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 और ये एक लाइन लगी है। अब अगली में आए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि राइट साइड पे पूरी हैं और लेफ़्ट साइड जो है ना, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 इस तरह की शेप्स हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं है, ठीक है, जो यहाँ पे लाइन थी। फिर अगली डायग्राम में आए, अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे सारी पूरी हैं, और जो राइट साइड है यहाँ पे 3 शेप्स हैं और एक लाइन लगी हुई है। फिर अगली में आए, यहाँ पे राइट साइड पूरी है, लेफ़्ट साइड पे सिर्फ 3 है।
इसमें पैटर्न पता क्या फॉलो हो रहा है, राइट लेफ्ट वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है कि कभी राइट साइड पे पूरी होंगी और कभी लेफ़्ट साइड पे सारी शेप्स पूरी होंगी, ठीक है। और जब भी हमारे पास राइट साइड आएगी ना, जैसे ये वाली राइट साइड है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन आएगी ऊपर, लेकिन लेफ़्ट साइड पे एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगी, ओके। और तीसरी चीज़ ये भी हो रही है कि ऐसा ऐसा जो है ना ये शेप कम होती जा रही है, एक समझ लगी आप लोगों को। अब आप दोबारा देखें, यहाँ पे शेप्स पूरी हैं, बी में हमारे पास राइट साइड पे 4 हो गई हैं और एक लाइन आ गई है, इससे अगली में भी 4 हैं लेकिन वो लेफ़्ट साइड पे चली गई हैं और ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। फिर अब राइट साइड पे आनी चाहिए ना, तो राइट साइड पे आए 3 हो गई और एक ऊपर लाइन आ गई। फिर अगले में देखें लेफ़्ट साइड पे चली गई, 3 आ गई है और लाइन नहीं है। यानी अब जो अगली पिक्चर आनी चाहिए ना, उसमें राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ 2 शेप्स होनी चाहिए और उसके ऊपर लाइन भी होनी चाहिए, क्योंकि राइट साइड पे हर जगह पे लाइन आ रही थी। तो अब यहाँ पे देखें वो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारे पास 2 वाला ऑप्शन बन रहा है। चलें जी, आगे क्वेश्चन है ये वाला। इसमें ना देखें कि पहले एक स्क्वायर बने हैं, नीचे इसके सर्कल है, फिर सर्कल है लेकिन सर्कल फिल है, एक ट्रायंगल आ गई, फिर सर्कल है लेकिन सर्कल खाली है और इसके ऊपर ये एक इस तरह के ये चकोर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, तो ये फिल है। फिर इसके बाद पैटर्न देखें, अब ना ये 3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर आगे देखें, ये सर्कल चला गया ऊपर, यहाँ पे भी है ऊपर, यहाँ पे क्या था सर्कल नीचे था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्कल ऊपर चला गया। तो सेम यही वाला पैटर्न फॉलो होगा, बस ये है कि जो सर्कल है वो ऊपर चला गया। तो पहली में क्या है, सर्कल ऊपर है, खाली है, जैसे यहाँ पे खाली था इस जगह पे, ठीक है, और स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया। इसमें देखें सर्कल फिल है, ट्रायंगल थी तो ट्रायंगल भी आ गई ये वाली, ठीक है। अब जो तीसरी हमारे पास यहाँ डायग्राम बननी चाहिए ना, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सर्कल खाली होना चाहिए और इस तरह की शेप होनी चाहिए ये वाली फिल। तो ये कहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यह आपको 4 में नज़र आ रही है, ओके। बच्चे क्या कह रहे हैं, 1 मिनट। सर समझ नहीं आई बच्चे, मैं दोबारा समझा देता हूँ, जब तक समझ नहीं लगेगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने ये बताया था, यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा था कि नीचे आ रहा है सर्कल, पहला सर्कल खाली है, दूसरा फिल है, तीसरा खाली है, इस तरह का पैटर्न है, ठीक है। और ऊपर शेप्स भी हो रही हैं हमारे पास चेंज, स्क्वायर आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, फिर ये वाली शेप आ रही है। फिर आप आगे देखें, ये जो 3 शेप्स हैं इसमें सर्कल चला गया ऊपर, सेम यही चीज़ है ये जो पहले वाली थी, बस ये है कि इसमें सर्कल है ऊपर। तो अगर हम पहले वाली डायग्राम्स को देखें, ये जो हमने पहले 3 देखी थी, तो इसी तरह यहाँ पे देखें तो कौन सा आंसर बन सकता है हमारे पास, यानी कि सर्कल ऊपर होना चाहिए और नीचे हमारे पास इस तरह की एक शेप बनी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आ रही है ये ऑप्शन 4 में। बच्चे जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही वो काइंडली दोबारा ज्वाइन करें। चलें आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ना वैसे मुझे भी बड़ा कम्प्लेक्स लगा जब मैं इसका आंसर फाइंड कर रहा था। अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें, आप देखें, बताएं इसका क्या आंसर बन सकता है। आपके पास 10 सेकंड हैं। चलें यहाँ पे ना हम शुरू करते हैं इसको एक्सप्लेन करना। बच्चे कह रहे हैं 4 2 4। चलें जो भी आप आंसर बता रहे हैं अच्छी बात है कि आप कोशिश कर रहे हैं। कई ना पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही होती है, आपने हर चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना होता, जस्ट एक चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें जो हमारे पास ए पिक्चर गिवन है, ठीक है, यहाँ पे देखें कि ये 2 चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक तो ये वाली है और ये एक है ये एरो वाली, और एक है यानी कि ये डॉट के साथ, ये इस जगह पे है और ये है इस जगह पे। समझ लगी आपको यहाँ पे। अब अगला देखते हैं कि इसमें पैटर्न क्या हुआ। इसमें ये चीज़ आ गई है इस जगह पे
और ये घूम के आ गया इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 1 का 2 का, ये 2 छोड़ के इधर आ गया है और ये 1 छोड़ के इधर आ गया है। अब यहाँ पे देखें तो ये आपस में जो है वो रिवर्स हो गए हैं, यानी पहले ये एरो इधर था, ये फिर 2 छोड़ के कहाँ पे आ गया है, इस जगह पे आ गया, और ये जो है ना ये भी 2 छोड़ के इधर आ गया। यानी कि इसमें अगर पैटर्न हम देखेंगे ना, सिर्फ एरो वाला देखेंगे, ये जो डॉट वाला है ना ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहीं पे आगे समझ लगी, इसको हमने कर देना क्रॉस। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। बच्चे स्क्रीन इशू है तो काइंडली दोबारा ज्वाइन करें आप कॉल कट करके। यहाँ पे देखिएगा कि मैं इसको रेज़ कर लूँ, ये जो पहली हमारे पास थी ना, इसमें एरो वाली है चीज़ यहाँ पे इस जगह पे, अगले में ये चला गया है इस जगह पे, यानी कि इसने 2 छोड़े हैं और यहाँ पे आ गया, अगले में फिर 2 छोड़ के इस जगह पे आ गया, फिर अगले में 2 छोड़े यानी 2 बॉक्सेस और यहाँ पे आ गया। अब फिर अगले में 2 छोड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगली में देखें 1 2, ये 2 छोड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब फाइंड करें कि इस जगह पे कहाँ पे है, तो ये हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, बाकी आप कहीं भी देख लें वहाँ पे ये इस जगह पे नहीं है। तो हमें बस ये डॉट वाले को देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इस एरो को देखेंगे और ये हमारे पास 2 के ऊपर है। ओके, होप्स हो कि आपको समझ लगी होगी। बच्चे क्लास हमारी एंड कब होगी, क्लास तब एंड होगी जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इसमें जस्ट आप इस एरो वाले को देखें कि इसकी पोजीशन किस तरह चेंज हो रही है हर में। तो हर ऑप्शन में जो है हमारे पास ये 2 छोड़ के, 2 बॉक्सेस छोड़ के अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसी पैटर्न को जब आप फॉलो करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो ये तो ईजी है, यहाँ पे यानी कि जो एक फिल वाला बॉक्स है वो यहाँ पे है, तो इसने 1 छोड़ा और यहाँ पे आ गया, ठीक है, 1 बॉक्स को छोड़ के आगे आ रहा है। फिर यहाँ पे इसने यानी इस जगह पे था 2 बॉक्स छोड़ दिए, ये वाला भी और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से ये कितने छोड़ रहे आगे, 1 बॉक्स छोड़ा और यहाँ पे आ गया। फिर कितने छोड़ रहे आगे, 2 बॉक्स से छोड़ रहा है और यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी कि इसमें 1 2 का फार्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ पे इन 2 के दरमियान इसने 1 बॉक्स छोड़ा था, इन दोनों के दरमियान 2 बॉक्स छोड़े थे, यहाँ पे इसने 1 बॉक्स छोड़ा था, यहाँ पे 2 बॉक्स छोड़े थे। तो यहाँ पे कितने छोड़ेगा, 1 बॉक्स छोड़ेगा, जो आगे पिक्चर हमारे पास आएगी। तो ये यहाँ पे अगर बन रहा था तो ये अब इस जगह पे आना चाहिए। ये किस ऑप्शन में बन रहा है, ये जस्ट ऑप्शन नंबर 2 में है। समझ लगी है बच्चों। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पीछे हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, सर हम डॉट को देखेंगे, एरर को देखेंगे। बच्चे ये सारी चीज़ें ना आपको प्रैक्टिस के साथ समझ लग जाएंगी। अभी आपको ये नई नई चीज़ें लग रही हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की, तो आपको एमसीक्यूज़ देखते समझ लग जाएगी कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, हमने कौन से एरर को देखना है, कौन से को नहीं देखना। परेशान हुआ करें, ठीक है, जब लेक्चर हो रहा होता है ना बस उस टाइम की चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें। ये ना सोचा करें कि टेस्ट में जाके क्या होगा, इस तरह के एमसीक्यूज़ आ गए तो हमारा तो टाइम ही बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं आपको जब इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ कि जस्ट यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, आप ख़ुद देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे देखें कि एक बाहर एक गोल यानी कि सर्कल बना हुआ है, अंदर स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है और एक ये सर्कल है। अगले डायग्राम में देखें, बाहर स्क्वायर बना है, अंदर ट्राइंगल है। फिर यहाँ पे देखें तो ट्राइंगल है, अंदर सर्कल है। अब आप बच्चे पता क्या करेंगे, आप यहाँ पे कंफ्यूज इस चीज़ से होंगे कि भाई ये कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1 मिनट। तो आप पता क्या करेंगे, आप ये दोनों शेप्स को साथ साथ लेके चलना शुरू कर देंगे कि अच्छा अगर अंदर स्क्वायर होगा तो बाहर सर्कल आएगा, अगर बाहर स्क्वायर आएगा तो अंदर ट्राइंगल आएगी,
अगर बाहर ट्राइंगल है तो अंदर सर्कल है, मतलब आप इस कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। नहीं भाई, इसका सिंपल तरीका, इस तरह के पैटर्न भी आ जाता होता है, मोस्टली इस तरह के आते हैं। अगर अंदर यहाँ पे स्केयर है ना, तो जो इससे आगे आ रहा है ये स्केयर बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये स्केयर आ गया बाहर। अब मैं आपसे पूछूं कि तीसरे में क्या आएगा, अंदर वाली चीज़ बाहर आ जाएगी ना। यहाँ पे ट्राइंगल था तो ये ट्राइंगल आ गया यहाँ पे बाहर, ठीक है। इससे आगे क्या आएगा, ये सर्कल था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे इस चीज़ से कंफ्यूज होंगे कि सर आगे चल के तो जो है ना ये पैटर्न फॉलो हुआ ही नहीं, तो अब क्या करेंगे हम, इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये इस तरह मोस्टली होता है कि उन्होंने 3-3 शेप्स के जो हैं वो पेयर बनाए होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है ये बाहर जो है वो स्केयर बनाया हुआ है, अंदर है सर्कल, ठीक है। फिर ये बाहर सर्कल आ गया, अंदर ट्राइंगल आ गई, तो जो अगला हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए ना वो ट्राइंगल वाला आना चाहिए, ठीक है। तो फाइंड करें कहाँ पे ट्राइंगल है, एक यहाँ पे है और एक है ट्राइंगल यहाँ पे। अब इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला। अब इसका तरीकाकार ये है कि आप में पहली 3 डायग्राम्स को देखें कि यहाँ पे क्या था कि हर जगह पे अंदर वाली शेप चेंज हो रही थी। यहाँ पे अगर स्केयर था, यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे सर्कल है, तो यहाँ पे देखें पहले सर्कल भी आ चुका है, ट्राइंगल भी आ चुकी है, तो अंदर क्या चीज़ आनी चाहिए, अंदर हमारे पास आना चाहिए स्केयर। तो ये ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। मैंने कहा था ना आज वाले एमसीक्यूज़ थोड़े से मुश्किल हैं, तो इनको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी इजी हो जाएंगे, ठीक है। समझ लगी इस क्वेश्चन की? अच्छा नहीं आई समझ, कोई ना, आपको समझा के भेजेंगे आज, मैं दोबारा आपको सोल्व करा देता हूँ। देखें बच्चे, मोस्टली जो है ना वो 3-3 डायग्राम्स का पैटर्न फॉलो हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये 3 डायग्राम बन रही हैं, फिर आगे ये 3 बनेंगे। यहाँ पे आप देखें कि जो अंदर वाली शेप है ना वो अगले ऑप्शन में बाहर आ जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर स्केयर अंदर था तो अगले में ये स्केयर बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे अगर ट्राइंगल है अंदर तो अगले में क्या होना चाहिए, ट्राइंगल बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा एक पैटर्न हो गया कंप्लीट। फिर अगले में चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास सर्कल है अंदर, तो अगले में क्या आना चाहिए, सर्कल बाहर आना चाहिए, ठीक है, ये जो बाहर है। अब यहाँ पे ट्राइंगल थी तो यहाँ क्या आना चाहिए, ट्राइंगल आनी चाहिए। अब रह की बात ये कि अंदर क्या चीज़ आनी चाहिए इसके, क्योंकि अंदर भी तो हमने कोई चीज़ यहाँ पे रखनी है। तो पिछले ही 2 ऑप्शंस में क्या आ गया है, सर्कल भी आ गया है, ट्राइंगल भी अंदर आ चुकी है, तो पीछे कौन सी चीज़ है जो नहीं आई, वो स्केयर रह गया ना, तो इसके अंदर स्केयर आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। चलें बच्चे, इतना ही मैं समझा सकता हूँ, होप्स हो के समझ लग गई होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये ना बड़ा अजीब सा सवाल है, ये जस्ट ना ऐसा समझने के एक ऐसा सवाल है जो जस्ट आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। इसका और कोई मकसद नहीं है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए है, और इसमें कोई पैटर्न शैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होता। इस तरह के सवाल भी कभी कभी आ ही जाते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। देखें, पहले में एक इस तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर इस तरह ये डायगोनल लाइन लगाई हुई है, फिर ये सेम वही पैटर्न फॉलो हुई जा रहा है, उसी तरह लगी हुई है। अब पूछ रहे हैं चौथे में कौन सी आएगी, हमें अब ख्वाब आएगा कि चौथे में ये यहाँ पे 5वें में कौन सी आएगी, क्योंकि आप लोगों ने पैटर्न को फॉलो नहीं किया। तो बस ये है कि आप जो है ना इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो चीज़ पहले ऑलरेडी गिवन है ना, तो इनमें से ही कोई आगे आनी चाहिए, ठीक है। यानी पैटर्न फिर चेंज नहीं होगा, या तो वो इस तरह की शेप आ जाए, यानी कि इस तरह डायगोनल वो लगा हो, या फिर इस तरह का हॉरिजॉन्टल हो। तो यहाँ पे देखें कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक डायगोनल नज़र तो आ रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज है, तो ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन लगी हुई है, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। तो ये वाला हमारे पास एक आंसर आ सकता है। तो ये बस ना इस तरह के कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, इनके ऊपर आपने टाइम ज़ाया नहीं करना है, इसको छोड़ दें बस। चलें, अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये तो बहुत ईजी है। ये ऐसे समझ लें जो वो माचिस की तीलियाँ नहीं होती, वो माचिस की तीलियाँ आपको पकड़ाई गई हैं, आपने उनको अरेंज करना है। 1 2 3 4 5, बताएं इसका क्या आंसर आएगा। 6 आनी चाहिए, लेकिन वो 6 जो हैं वो 2 जगह पे हैं, ऑप्शन बी में भी और डी में भी।
ओके, तो बच्चे इसका आंसर कह रहे हैं बी। आवाज़ आ रही है आपको बच्चे? आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, ठीक है बच्चों। तो मैं ये आपको एमसीक्यू समझा रहा था। इसमें ना हमारे पास बी क्यों आंसर बन रहा है, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे थे एक माचिस की तीली थी, ठीक है। ये उसका जो हेड है ये ऊपर है। अब जो अगला पैटर्न आ रहा है ना उसमें हेड नीचे जा रहा है, ठीक है। फिर यानी कि फिर हेड ऊपर आ गए, यानी दो इसमें हैं। अब जो अगले में है, वैसे यहाँ पे ये गलत किया इन्होंने, ऐसे होना नहीं चाहिए था। बहरहाल ये ऑप्शन गिवन है। तो अच्छा, यहाँ पे हेड ऊपर था, फिर अगले में क्या है कि हेड जो है वो नीचे जा रहा है। फिर ये आखिरी हम ऑप्शन देखते हैं, इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, यानी कि 5 माचिस की तीलियाँ हैं। यहाँ पे जो हेड है वो ऊपर है, ठीक है। तो अगले में हेड क्या होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा बी इसका आंसर। ओके, बच्चे आपका स्क्रीन का क्या इशू आ रहा है? आप काइंडली कॉल को जो है वो कट करें और दोबारा ज्वाइन करें। मोहम्मद हसन बच्चे, आप दोबारा ज्वाइन करें, हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें बताइएगा, वैसे इजी क्वेश्चन है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर डी में भी 3 साइड्स नीचे हैं। बच्चे इसमें ये है कि पैटर्न मैंने बताया ना, अगर यहाँ पे ये हेड ऊपर था तो अगले में हेड नीचे आना चाहिए। तो डी में तो हेड ये पहले वाले के नीचे नहीं है, ये ऊपर है, तो इसलिए ये नहीं बन रहा। चलें इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें आप देखें, पहले जो दो हैं इनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। और अगले दो में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे एरो ऊपर है और ये जो दो एरो लगे हुए हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट है। यहाँ पे भी यही सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। एरो की डायरेक्शन नीचे हो गई है और फिर ये जो है ये इस साइड को आ गए हैं, ठीक है। अब अगला हम ऑप्शन देखेंगे कि इसमें क्या बन सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ रहा है। 2 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 में यही चीज़, यानी कि पहले ये दो पैटर्न फॉलो हो रहे थे, फिर ये हो रहे थे, फिर सेम यही जो है ये दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझ लगी बच्चों आपको? तो इसका आंसर आ जाएगा 2। यानी कि ये ना इस तरह होता है, सीरीज़ वाला साहब है, मैं आपको समझा दूं, जैसे आपने वर्बल में पढ़ा था। अगर आपके पास गिवन हो जी 2 4 3 5 2 4 3 5, फिर मैं पूछूं जी आगे बताएं क्या आएगा। तो ये ऐसा है ना, 2 4 3 5 2 4 3 5, फिर क्या आ जाएगा 2 4। यानी कि इस तरह ये रिपीटिंग पैटर्न होते हैं, ठीक है, रिपीटिंग सीरीज़ है। तो सेम ये नॉन वर्बल में चीज़ फॉलो हो रही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये आपको थोड़ा सा तंग करेगा। देखिए बच्चों, ये लेक्चर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। बहरहाल देखिए बच्चे, आपके एग्ज़ाम होगी लेकिन यहाँ पे भी टाइम शायद होने वाला है। अच्छा देखें, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है फॉलो के, यहाँ पे जो दरमियान वाली चीज़ है ना, ठीक है, वो अपनी जगह चेंज कर रही है। यानी कि मैं आपको अगर समझाऊं कि अब पहले वाले को आप देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्केयर यहाँ पे है, ठीक है। अगले में स्केयर यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब
इन अगर सारे पैटर्न्स को आप देखना शुरू करेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस आप इतना याद रखें कि जो ये दरमियान वाली शेप आ रही है ना, इसने अपनी जगह चेंज करके अगले में यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन मार्क अगले में कहाँ चला गया, इस कॉर्नर में चला गया, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास इक्वल का निशान है ना, तो अगले में ये कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे। तो देखें ये इस जगह चला गया है, ठीक है, कॉर्नर में, यानी कि लेफ़्ट कॉर्नर में जा रहा है। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल है, तो ये अगले में कहाँ जाएगी, इस कॉर्नर में चली जाएगी। तो अब यहाँ पे हम देखें कि ये वाला है स्क्वायर, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए स्क्वायर इस कॉर्नर में जाना चाहिए। तो ढूंढें कहाँ पे है ये आंसर, तो ये आंसर सिर्फ हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में बन रहा है। समझ लगी, यानी बाकियों को आपने नहीं देखना, सिर्फ दरमियान वाले को देखना है। अच्छा, एक ये भी है एमसीक्यूज, ये थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग है, ये तंग करेगा। यहाँ पे ना जस्ट आपको पोजीशन समझनी पड़ेगी कि जो चीज़ यहाँ पे गिवन है ना, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से जा रही है इस जगह, ठीक है, फिर यहाँ से जा रही है इस जगह, फिर यहाँ से जाएगी इस जगह, और यहाँ से फिर यहाँ। यानी ये वाली आप एक लाइन याद रख लें कि ये इस तरह पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखें, अब ये था यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ये चली गई इस जगह पे, ठीक है। अगले में ये कहाँ पे जाएगी, ये इस जगह पे आ गई नीचे, ठीक है। अगले में ये इस जगह आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऊपर आ रही है यहाँ पे, तो फिर उसके बाद ये कहाँ पे जानी चाहिए, उसके बाद फिर ये जो है ना ये बिल्कुल ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और हमने बाकी चीज़ों को भी देखना है कि क्या यही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये वाला, ठीक है। ये वाला आप देख लें। अब यहाँ पे देखें क्या ये फॉलो हो रहा है, नहीं, यहाँ पे हो रहा है, देखें 1 2 ये और ये, लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ट्रायंगल को उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे देखें, अच्छा ये भी फॉलो नहीं हो सकता। अब ये देखें यहाँ पे यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, ये फॉलो हो सकता है, यस ये हो सकता है। और ये देखें इन बाकी जो है ये फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे ना इसको देख लेते हैं, ऑप्शन 4 और 5 में से कौन सा सही बन रहा है। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं सही बन रहे, उसके रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल जानी चाहिए तो नहीं गई, ठीक है, ये भी नहीं बन सकता। 5 में देखें तो ये रॉन्ग क्यों हुआ है, ये तो ऐसे था ना, ये वाली हमारे पास शेप बन रही थी, तो ये तो बननी चाहिए थी इस तरह, तो ये हमारे पास सही क्यों नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हमारे पास ये वाला स्क्वायर था ना, इसके अंदर कलर नहीं था, लेकिन यहाँ पे कलर किया हुआ है, तो इसलिए ये हो गया रॉन्ग। बच्चों समझ लगी है इस चीज़ की। अच्छा, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप ज़रा दोबारा इसको सुनिएगा, इस क्वेश्चन को। ये अच्छा, जितने आज मैंने एमसीक्यूज़ करवाए हैं ना, ये ना ऐसा होता है कि इनकी पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती आने की, बहुत कम होती है, लेकिन आपने इनको अंडरस्टैंड करके जाना है। पहले जो आपके पास क्वेश्चन गिवन होता है ना, आपने उसमें पैटर्न देखना होता है कि फॉलो कौन सा हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, पहले ये चीज़ है यहाँ पे, फिर ये चली गई इस जगह, फिर ये नीचे आ गई, फिर ये इस नुक्कर में आ रही है यहाँ पे, फिर ये ऊपर जा रही है, तो फिर ये और इसके ऊपर जाएगी। यानी कि मैंने आपको एक पैटर्न बताया है कि ये इस पैटर्न को फॉलो कर रही है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। यानी ये पहले यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, हाँ, फिर यहाँ। समझ लगी। तो अब ये वाला पैटर्न देख लें किस ऑप्शन में आ रहा है, ये है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सही वाला फॉलो हो रहा है। अगर बाकी चीज़ें भी हम देखें, क्योंकि वो भी हमारे पास पूरी होनी चाहिए, तो ये हमने थोड़ा सा शेप्स को भी देख लेना है। तो ये ट्रायंगल हमारे पास सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये पहले नंबर पे थी ना, तो ये अब इस जगह पे पहुंच गई है, तो ये यहाँ तो इस ऑप्शन में है या इस ऑप्शन में है। यहाँ पे अगर दी है तो यहाँ पे ये उल्टी कर दी है, यानी कि इन्वर्स की हुई है, तो ये तो फॉलो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अब 3 और 5 में से आप चूज़ करेंगे। तो 3 में देखें, जो स्क्वायर गिवन है इसमें कलर नहीं है, और यहाँ पे स्क्वायर में कलर है। तो यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास पैटर्न फॉलो हो रहा था इस जगह पे, क्या यहाँ पे स्क्वायर जो गिवन है इसमें कलर है नहीं, तो ये वाला गलत हो गया, और जिसमें कलर नहीं है ये वाला सही हो गया। चलें बच्चों, बहरहाल बच्चे नमाज आपकी कज़ा नहीं होगी, नमाज अभी हम अदा करेंगे, ठीक है। लेक्चर बस मैं फ़ौरन एंड करने वाला हूँ, एकेडमिक का पोर्शन हम जल्दी से कर लेंगे,
मैंने भी नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। अच्छा चलें, अब यहाँ पे हम आएंगे, आज का जो एकेडमिक का हमारा पोर्शन है इसमें हम पढ़ेंगे फिनोल, ईथर, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। पहले नंबर पे फिनोल की बात करें तो इसको डिस्कवर किया, प्रिपेयर किसने किया था? रंज ने, ठीक है। ये इसका नेम है और इसका जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, जनरल फार्मूला, वो ये वाला है। मेल्टिंग पॉइंट इसका याद रखिएगा 41 सेल्सियस है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है हमारे पास 182 सेल्सियस। बच्चों आपको आवाज़ आ रही है? काइंडली मुझे कन्फर्म कीजिएगा। आवाज़ का मुझे एक बार कन्फर्म कर दीजिएगा। चलिए हम कंटिन्यू करेंगे। अपनी बुक ओपन कर लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है। इन चीज़ों को अपने पास हाईलाइट कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्ट्रक्चर फिनोल का आपने पढ़ा ही होगा कि बेंजीन के ऊपर हम क्या करते हैं, अल्कोहल वाला जो ग्रुप है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करते हैं तो ये फिनोल बन जाता है। और फिनोल जो है ना, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि जो OH ग्रुप हमने पढ़ा है ना जो इसके ऊपर अटैच होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, हमने इनको नेम्स दिए होते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनोल्स भी हो सकते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, वन, ठीक है। डाईहाइड्रिक का मतलब क्या होगा? टू। ट्राईहाइड्रिक का मतलब क्या है? थ्री। ओके, तो इस तरह इनके नेम्स भी हैं। आपको इसमें क्या है कि किस तरह का MCQ आ सकता है, आपके पास स्ट्रक्चर गिवन होगा, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह के हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। उसके बाद फिर हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है या ये लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। फिनोल वैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये मोस्टली इसकी गोलियां भी मिलती हैं, ठीक है, और लिक्विड भी होता है ये वाशरूम वगैरह साफ़ करने के लिए। और इसी तरह आगे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके यूजेस को आपने याद रखना है। एक तो ये डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके जो ऑर्डर होता है, ठीक है, यानी कि स्मेल होती है वो स्पेसिफिक है और ये ब्लिस्टर भी काज करवा देता है। कंपैरिजन की बात की जाए, इसकी जो एस्टिक नेचर है तो इसमें ना जस्ट जो आपने चीज़ नोट करनी है वो ये वाली चीज़ नोट करनी है, ये जो यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि एस्टिक नेचर वैसे होती क्या है, पता है आप लोगों को? चलिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखें, आपने एक चीज़ पढ़ी है pH, ऐसी चीज़ जिसकी pH जो होती है वो 7 से कम होती है, ठीक है, वो हमारे पास होती है एस्टिक। कोई भी चीज़ एस्टिक होगी ना उसका जायका भी तुर्श होगा, ठीक है, यानी सोर टेस्ट होता है और वो समटाइम्स जो है वो जलन यानी बर्न भी काज कर सकती है, ब्लिस्टर भी काज कर सकती है। और एस्टिक नेचर यानी कि एस्टिक होने का मतलब क्या है, ये pH क्यों इस तरह 7 से कम हो तो हम कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन आयंस है ना, जो चीज़ ज़्यादा हमारे पास ये हाइड्रोजन आयंस देगी वो ज़्यादा एस्टिक होगी, जो जल्दी हाइड्रोजन आयंस दे देगी वो जल्दी वो यानी कि ज़्यादा एस्टिक होगी। तो यहाँ पे हम बात करें ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो ये जल्दी हाइड्रोजन आयन दे देते हैं तो इनकी एस्टिक नेचर जो है वो ज़्यादा है, यानी कि एस्टिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फिनोल की इससे थोड़ी सी कम है। फिर वाटर जो है वो इतना ज़्यादा एस्टिक नहीं होता क्योंकि हम पानी पीते भी हैं आखिर, और अल्कोहल की जो है वो सबसे कम होती है, ठीक हो गया। बाकी ये चीज़ें इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पॉइंट आपने याद कर लेना है, ग्रेटर द Ka वैल्यू ग्रेटर विल बी द एस्टिक स्ट्रेंथ। अब ये Ka वैल्यू क्या होती है? Ka का आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हम कहते हैं एस्टिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है ना वो कितने बन रहे हैं, ठीक है, उसका जो है ना ये एक कांस्टेंट होता है। तो जितना ज़्यादा ये कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ही हमारे पास एस्टिक स्ट्रेंथ होगी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा।
अब स्टेबिलिटी की बात की जाए तो वैसे ये ऐसा चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बस इसको छोड़ दें बस। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या हम किन किन चीज़ों से इसकी जो है वो तैयारी कर सकते हैं, बेटर ये आपकी जो है वो बुक में लिखा होगा। ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे, ये फ्राम क्यू मीन, अच्छा, और इसी तरह ये डायजोनियम, ठीक है, साल्ट्स, ये शायद आपकी बुक में ना लिखा हो क्योंकि पीटीबी में आई डोंट थिंक ये चीज़ें लिखी हैं, अगर लिखी हैं तो देख लीजिएगा। बहरहाल आपने जो है ना इतना याद रखना है कि हम फ़िनोल को तैयार कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे इसके जो रिएक्शंस हैं इसमें ये वाली चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये टेबल बस याद कर लें, सारे रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रेशन है ना, इसमें हमें क्या चीज़ें चाहिए, डाइल्यूटेड HNO3 इन H2O और CH3CO2H। अच्छा, ये चीज़ें ना आप उसमें देख लीजिएगा। पर फिलहाल अजान हो रही है यहाँ पे, मैं थोड़ी सी ब्रेक लूँगा 2 मिनट की, उसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। चलें बच्चों, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करने लगे हैं। ये आप टेबल को रट्टा लगा लीजिएगा, ये चीज़ें सारी इसमें गिवन हैं, ये सारी कंडीशंस इसमें गिवन है कि कौन सी चीज़ हम जो है वो ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, हेलोजिनेशन है, फिनोल जो है हेलोजन के साथ रिएक्ट करती है, हेलोजन्स का आपको पता ही है। तो क्या चीज़ बनती है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। इसी तरह हाइड्रोजनेशन भी हो रही होती है। हाइड्रोजनेशन का मतलब ये होता है कि जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। और ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। पिक्रिक एसिड, ये एमसीक्यूज आ जाता होता है मोस्टली कि इसका नाम क्या है, ठीक है। पिक्रिक एसिड को हम क्या कहते हैं, इसका आईयूपैक नाम बताएं, या ये वाला आईयूपैक नाम बताया होगा और आपने जनरल नेम बताना होगा। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। इसमें जो है वो बेसिकली हमारे पास बेंजीन रिंग ही होती है। और ये कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि इसमें यानी कि फ़िनोल ग्रुप है कैसे, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन हो, अच्छा गिवन नहीं है, तो जैसे ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, इसके ऊपर 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है, यानी कि NO2 वाले, ठीक है। ये क्या क्या पोजीशन है इसकी, 2, 4, 6, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास NO2 ग्रुप अटैच होते हैं और ये OH भी हमारे पास अटैच होता है, तो इसको हम कह देते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। अब एथर की बात करें तो एथर में ना ये होता है कि दरमियान में ऑक्सीजन ग्रुप है, बाकी दोनों साइडों पे ना या तो सेम अल्काइल ग्रुप हो सकता है या डिफरेंट हो सकते हैं। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, CH3, ठीक है, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो ये सेम भी हो सकता है, यानी इस साइड पे भी CH3 अटैच है, इस साइड पे भी CH3 अटैच है, या ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड पे CH3 अगर अटैच है तो इस साइड पे CH2 CH3 यानी कि इथाइल ग्रुप अटैच हो, इस साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। और इसमें ये चीज़ें आपने नहीं करनी, ठीक है, इसको छोड़ देंगे आप लोग। और क्लासिफिकेशन की बात की जाए, अच्छा सिमेट्रिकल एथर क्या होते हैं, वही चीज़ कि अगर दोनों साइडों पे जो है ना वो अल्काइल जो ग्रुप हमारे पास अटैच है उनके अंदर जो कार्बन नंबर्स हैं वो सेम हो, यानी कि ये ऑक्सीजन था, दोनों साइड्स हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हों, इस साइड पे भी 2 हों, तो ये होंगे सिमेट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये चीज़ बताई भी गई है कि जो दोनों साइडों पे अटैच होते हैं ना ऑक्सीजन एटम्स के, वो सेम होते हैं, ठीक है। जैसे CH3O CH3, इस तरह फिर ये इथाइल ग्रुप दोनों साइडों पे अटैच हो, और अगर ये डिफरेंट होंगे तो अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इनका जो ऑर्डर होता है वो प्लेजेंट होता है, स्वीट होते हैं। और क्या बात याद करनी है आपने, वही याद करनी है कि इनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, बाकी छोड़ दें बस। प्रिपरेशन में आपको ये विलियमसन वाली सिंथेसिस आनी चाहिए, ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लें। इसमें हम क्या करते हैं, यही होगा कि हेलोजन ग्रुप जो है वो अटैच हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है,
ये देखें कि पहले हमने क्या करना है कि जो एथर है ना उसके अंदर सोडियम को ऐड करना है, ठीक है। यानी कि एथर का हमने साल्ट बनाना है। जब ये साल्ट अटैच हो जाता है उसके बाद फिर हम उसके अंदर ऐड करते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है। जब अल्काइल हैलाइड अटैच होगा तो ये हमारे पास रिएक्शन शो करेगा। और अच्छा ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, इसकी सिंथेसिस है, बल्कि अल्कोहल के अंदर हम ऐड करते हैं सोडियम, ठीक है। सोडियम ऐड होने से क्या बनता है कि इसका साल्ट बन जाता है, ठीक है। फिर इस साल्ट का हम रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये एथर बन जाता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है और इस वैल्यू को याद कर लीजिएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहरहाल इतने इंपॉर्टेंट को छोड़ दीजिएगा। अब आ गया आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर। यकीन करें यहाँ से ना आपके एमसीक्यूज़ आते हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ बताऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अल्डिहाइड कीटोन्स का वो पता ही होगा, इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप, ठीक है। यानी कि C डबल बॉन्ड O। अब ये डिपेंड करता है कि ये अल्डिहाइड है या कीटोन है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो एक साइड पे हाइड्रोजन हमारे पास अटैच है ना और दूसरी साइड पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, फिर है ये अल्डिहाइड। लेकिन अगर दोनों साइडों पे हमारे पास आ जाए जी अल्काइल ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो फिर ये होगा कीटोन। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन याद कर लीजिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यूज़ होती है और 120 इसका एंगल होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हायर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है और बाकी इसमें क्या करना है आपने, बस छोड़ दें बाकी चीज़ें। रिएक्टिविटी की बात की जाए तो ये चीज़ आपको एक समझा देता हूँ, इसका कंसेप्ट दे देता हूँ, क्योंकि अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिएक्टिविटी अल्डिहाइड और कीटोन्स की है ना, कौन सी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अल्डिहाइड जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है ना वो स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, ठीक है। अब इस चीज़ का आपको शायद समझ ना लगी हो, वैसे ही ना इस हिंडर का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को ना छुपा के रखना, ठीक है, या किसी चीज़ को रोक के रखना, स्टॉप करके रखना, ठीक है। ऐसा होता है कि जब हमारे पास अल्डिहाइड के प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो इस तरह से प्रोडक्ट्स होते हैं कि उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, वो जैसे ये एग्जांपल गिवन है, ठीक है, वो आराम से उसके ऊपर रिएक्शन परफॉर्म कर लेगा, ठीक है, यानी एक्ट करेगा, उसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन वगैरह है वो कर लेगा। लेकिन कीटोन्स जो होंगे उसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। अभी जो पहली एग्जांपल ये अल्डिहाइड की है और ये दूसरी एग्जांपल कीटोन की है। तो यहाँ पे जो है ना ऐसा ये देखें, न्यूक्लियोफाइल आया, उसने अटैक किया और ईज़िली रिएक्शन परफॉर्म कर लिया, तो इसकी रिएक्टिविटी है ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब आता है ना तो उसको ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं मिलती कि वो रिएक्शन कर सके। दोनों साइडों पे जो है वो अल्काइल ग्रुप ने इसे घेरा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्शंस की बात करें तो आपने इसमें इंपॉर्टेंट पढ़े होंगे, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन होता है, फिर कैनिज़ारो रिएक्शंस हैं, और भी काफ़ी सारे रिएक्शंस होते हैं। तो बस इसमें एक बात याद रखिएगा, ये वाला एमसीक्यूज़ आता है कि अल्डोल कंडेंसेशन कौन परफॉर्म करते हैं, जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, और जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं समझा देता हूँ कि शायद आपको चीज़ ये भूल गई होगी कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है। देखें, ये मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ, CH2 CH3। अब ये मैंने एक यहाँ पे अल्डिहाइड लिखा है, ठीक है। अब इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3, 3 कार्बन्स हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन वो होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, यानी ये वाला हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, ये हमारे पास क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप और ये है कार्बन 1। तो कार्बन 1 के साथ जो दूसरा कार्बन जुड़ा होता है ना, ठीक है, यानी कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ठीक है, इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम कहेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। यानी इसको आप इंग्लिश में अगर करना चाहें तो
कार्बन नहीं बल्कि हाइड्रोजन एटम अटैच टू अ कार्बन विच इज़ एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। ओके, होप सो को समझ लगी होगी। इसी तरह अगर कीटोन बना हो तो उसमें भी हम यही चीज़ देखेंगे। तो जो कार्बन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाला है उसके साथ वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अल्डोल कंडेंसेशन कौन देंगे? जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जिनके अंदर नहीं है वो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन देंगे। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन की यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, इसको आप बुक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ना इसका एक टेबल दिया गया है कि अल्डिहाइड जो हैं, ये चीज़ मैंने समझा दिया आपको ऑलरेडी कि इसका जनरल फार्मूला ये वाला होता है, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला ये आप करेंगे। और ये जो हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये कम रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स। इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, ठीक है, वो जो पीछे हिंड्रेस वाली बात बताई थी आपको। और ये जो होते हैं ना अल्डिहाइड, ये एंड ऑफ कार्बन चैन इसके यहाँ पे होते हैं। ये इसकी क्या बात है, यानी कैसे, जैसे मैंने आपको आगे पढ़ाया भी है। अब ये हाइड्रोजन एंड पे है, ठीक है, यहाँ पे चाहे CH2 है, CH3 है, तो ये कार्बन जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये चैन के एंड के ऊपर नहीं है, एंड के ऊपर है ना, क्योंकि इसके बाद तो कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन कीटोन्स में ये लंबी चैन इस साइड पे भी हो सकती है, दूसरी साइड पे भी हो सकती है, ठीक है, ये बात बताई हुई है। तो ये यहाँ पे आके ऑलवेज अकर एट द एंड ऑफ कार्बन चैन, ऑलवेज अकर इन द मिडल ऑफ द चैन, यूजुअली फाउंड इन वोलेटाइल कंपाउंड, यूजुअली फाउंड इन शुगर्स। कीटोन्स जो हैं वो शुगर्स में भी होती हैं, ठीक है, आपने नाम शायद सुना हो कीटोन शुगर्स। अब ये आगे है जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, पास पेपर्स में इसमें से बहुत चीज़ें आई हुई हैं, इसको और अच्छी तरह आपने याद कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन से होते हैं? टोलेंस टेस्ट है, फेहलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। इसका ना कलर याद करना है आपने कि कलर कौन सा होता है। टोलेंस टेस्ट में सिल्वर मिरर कलर दे रहा होता है, फेहलिंग्स टेस्ट में ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट बनते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या है कि पहले कलर क्या होता है ब्लू, फिर ये बन जाता है ब्रिक रेड। एमसीक्यूज़ कैसे आएगा? एमसीक्यूज़ ऐसे आएगा कि आपने जो है ना वो बेनेडिक्ट टेस्ट किया है तो बताएं कि जो सोल्यूशन है उसका कलर पहले ब्लू था, अब वो कलर कौन सा होगा। अब अगर आपने ये लाइन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये ब्रिक रेड हो रहा है, नहीं तो अब वहाँ पे आप अकेला रेड लगा के आ जाएंगे, पिंक लगा के आ जाएंगे, इस तरह आप चूज़ कराएँगे। इसी तरह फिर आगे है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टेबल गिवन है, इसमें ये बता रहा है कि अल्डिहाइड कौन सा टेस्ट देगा, कीटोन कौन सा देगा। तो फेहलिंग सोल्यूशन टेस्ट जो है ये अल्डिहाइड दे रहा होता है, कीटोन नहीं देता। यानी आप ये देख लें कि यहाँ पे जस्ट जो सोडियम बाइसल्फेट वाला टेस्ट है ना, अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाए कि अल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई कौन करता है दोनों को, तो ये सोडियम बाइसल्फेट करता है। और इसी तरह 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राज़िलीन टेस्ट जो है वो भी इसको कर रहा होता है, ठीक है। बाकी जो ये तीनों टेस्ट हैं ये जस्ट अल्डिहाइड को उसमें से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। समझ लगी बच्चों? चलिए एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करते हैं, आंसर दें जल्दी ताकि लेक्चर को फिर एंड करें। नमाज़ पढ़नी है मैंने। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ मोर एसिडिक? अल्कोहल, फिनॉल, वाटर, ईथर। बताया था आपको। इसका आंसर आएगा जी फिनॉल, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन? ओके, तो इसका आंसर बच्चे कह रहे हैं कि जी फेहलिंग, जैसे मैंने भी बताया था आपको, ठीक है, सेम उसी तरह एक क्वेश्चन है। यानी फेहलिंग टेस्ट करेंगे जब हमने इन दोनों के आपस में डिफरेंस करना हो कि ये कीटोन है ये अल्डिहाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ डाई इथाइल एथर? ये आपने इसका आयुपैक नेम कर लेना है, ठीक है, एथर वाले का, कि उसको हम नोमेनक्लेचर किस तरह देते हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर आएगा इथोक्सी इथेन। विच कंपाउंड गिव्स अ पॉजिटिव आइडोफार्म टेस्ट? ये आइडोफार्म टेस्ट वाला स्किप हो गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें वैसे ना आई थिंक ये मेथनल वगैरह का एथनल दिया होगा। आइडोफार्म टेस्ट जो है ये कंपाउंड जो क्या रखते हैं, यहाँ भी आपको चीज़ ये समझा देता हूँ, जिनके अंदर क्या होता है CH3CO ग्रुप होगा या एथनॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ वही देंगे, ठीक है। यानी कि मैथनल नहीं दे सकता, सिर्फ ये वो देंगे जिनके अंदर 2 कार्बन चेन होगी, ठीक है, यानी 1 और ये 2। तो ये आइडोफार्म टेस्ट एथनॉल दे रहा होता है। व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर?
ये आपने पढ़ा था बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप इन अल्डिहाइड्स, तो क्या आंसर आएगा इसका CHO। द रिएक्शन ऑफ एन अल्डिहाइड विद 2,4-DNP रिजेंट गिव्स, ये आपको अभी पढ़ाया मैंने, ठीक है, पीछे आपने उसमें पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा तो यहीं पे याद कर लीजिएगा कि जब हम इसके साथ रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो ये येलो ऑरेंज प्रिसिपिटेट देता है, ठीक है। द एथर लिंकेज इज़, कौन से लिंकेज भाई, सिर्फ ऑक्सीजन वाली होती है, ठीक है। एथर कैन बी क्लीव्ड बाय, इसका आपको मैंने पढ़ाया था वहाँ पे जब हमने पढ़ा था। तो इसमें हम ये वाली चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, बताएं जी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं अल्डिहाइड कीटोन्स की। दे हैव कार्बोनाइल ग्रुप्स, अच्छा कौन सी नहीं है जी इसकी, अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास दे कैन हाइड्रोजन बॉन्ड विद देमसेल्व्स, तो आपस में इनका हाइड्रोजन बॉन्ड निभा रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होती है। अच्छा क्या कह रहे हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन अटैच ऑक्सीजन, क्योंकि क्या हमने फार्मूला पढ़ा था, ये होता है ना फंक्शन ग्रुप इसका, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहीं नज़र आ रही है नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो आज का यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है। कोई सवाल पूछ रहे हैं तो काइंडली आप पूछ लें ताकि फिर मैं लेक्चर को एंड कर दूँ। कोई बात जो आपको समझ ना लगी हो, या ऑर्गेनिक पोर्शन हमारा तकरीबन जो है वो कवर हो चुका है, पीछे 1-2 चैप्टर रह गए हैं तो उसको हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। चलें ठीक है बच्चों, अब नमाज़ पढ़ें आप, और ये आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी चीज़ें, और ग्रुप में बाकी आपको गाइड कर दिया जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।